CH-210 काटरा। हॉल में सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं जहां से शानिया और मेजर राक्षित जिंदल साथ बाहर निकल चुके थे। गार्डन के पास बनी आर्मी कैबिन तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता था, कैंकरों से सजा, दोनों ओर सजे हुए गार्डर्स खड़े और उस रास्ते के बीच दो साए, एक तेज सीधा अनुशासित राक्षित और दूसरी रहस्यमयी शांत लेकिन अंदर से भभकती आग जैसी शानिया आधा हॉल में। आवंतिकर ने फुसफुसा कर कहा, अब देखती हूँ जनरल अंकल कैसे बचाते हैं इस बार इसे। आम्र भी बड़बड़ाई, बस एक बार जनरल नी दांत फिर तो इसका सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। गार्डन कैबिन जनरल्स ऑफिस के बाहर। रक्षित ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से गूंजती भारी आवाज आई, कम इन। रक्षित ने दरवाजा खोला और शानिया के लिए रास्ता छोड़ा। वो बिना झिझके अंदर दाखिल हुई। जनरल एक भारी चेयर पर बैठे थे, सफेद बाल, पैनी आंखें और रौबदार चेहरा। उनके बगल में एक बड़ा स्क्रीन था जिसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स खुले हुए थे। उन्होंने शानिया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रक्षित की तरफ देखा। You're finally here, close the door मेजर। दरवाजा बंद होते ही, जैसे ही रक्षित दरवाजा बंद करता है, जनरल वीर प्रताप सिंह अपनी भारी कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखें अब शानिया की आंखों में गहराई से उतर रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने गुस्से से कहा, तुम इंडिया आ गई और हमसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। हमने आके को कितने मैसेज और कॉल किए, लेकिन उस बेकार आदमी ने एक बार भी तुमसे हमारी बात नहीं करवाई। उनकी आवाज में एक अधूरा अपनापन और नाराजगी दोनों थे। शांक्स्य, जो अब तक पूरी तरह कोल्ड और कंपोज थी, जनरल की आंखों में आंखें डालकर बहुत ठंडे लहजे में बोली, मैं दादो के साथ नहीं थी। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। जनरल का चेहरा थोड़ी देर के लिए कठोर हो गया, फिर उन्होंने भरे गले से कहा, तुम अब भी वैसी ही हो शानिया, रूड, डिटैच्ड और इमोशनली ब्लाइंड। रक्षित, जो पास ही खड़ा था, जनरल की इस पर्सनल टोन से थोड़ा असहज हुआ, लेकिन शानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस एक धीमी आवाज में कहा, फीलिंग्स डिस्ट्रैक्ट करती हैं सर, और डिस्ट्रैक्शंस मुझे पसंद नहीं। जनरल अब शानिया के पास आकर खड़े हुए। वो कुछ और कहने ही वाले होते हैं कि शानिया ठंडी आवाज में बीच में बोल पड़ती है, आपको अपने आर्मी ऑफिसर्स पर ध्यान देना चाहिए जनरल। जनरल और रक्षित दोनों की नजरें अब गंभीर हो जाती हैं। जनरल कुछ पल शानिया को सवाल भरी निगाहों से देखते हैं और फिर गहरी आवाज में पूछते हैं, तुम किसकी बात कर रही हो? शानिया एक कड़ा, ऑलमोस्ट सार्कास्टिक सी एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, आपकी हनहार और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर अवंतिका रॉय इलीगल अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की लोगों के साथ एक्टिव कांटेक्ट में है और आपको अंदाजा तक नहीं। रक्षित का चेहरा सख्त हो जाता है। जनरल की आंखों में अब गुस्से और हैरानी दोनों की झलक है। तुम शो हो? शानिया कोई जवाब नहीं देती। वो सामने रखे हाईटेक सिस्टम की तरफ बढ़ती है, एक एन्क्रिप्टेड ड्राइव निकालती है और उसे स्क्रीन में लगाती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप प्ले होने लगता है। क्लिप में अवंतिका रॉय एक सुनसान गोडाउन में दो अजनबी लोगों से मिल रही थी। उनके कपड़े सिविलियन थे, पर टोन और लैंग्वेज साफ अंडरवर्ल्ड स्टाइल की थी। कोड इनो एक्टिव हो चुका है, बॉस चाहता है अगला कंसाइनमेंट नॉर्थ से जाए, एक आदमी कहता है। अवंतिका ठंडे स्वर में जवाब देती है, बॉर्डर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लीक नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना आर्मी सस्पेशन में है। क्लिप वहीं फ्रीज होती है। जनरल और रक्षित दोनों स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं। कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। शानिया एक कदम पीछे हटती है और ठंडे स्वर में कहती है, मुझे पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने की आदत है सर, लेकिन देश से गद्दारी मैं नहीं सह सकती। आप फैसलर आपका है। जनरल की आंखों में अब सिर्फ एक आग थी। रक्षित, गेट इंटेलिजेंस सेल ऑन दिस एंड कीप एन आई ऑन अवंतिका, क्लोज आई। जनरल वीर प्रताप सिंह की भारी लेकिन भावुक आवाज कमरे में गूंज रही थी, क्वीन आर्मी तुम्हें ढूंढ रही है। शानिया, जो अभी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, वहीं रुक गई। उसका चेहरा सख्त था, पर उसकी आंखें जनरल की तरफ घूम चुकी थी। जनरल कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, आर्मी को कहीं से पता चला है कि मुंबई ब्लास्ट और रूस में हुई इलीगल स्मगलिंग में तुम्हारा नाम आया है। प्यूरी आर्मी, इंटरपल और RAW साब क्वीन को ढूंढ रहे हैं। शानिया कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से मुड़कर जनरल की आंखों में देखती है और बेहद ठंडे लेकिन आत्मविश्वासी लहजे में बोलती है, तो लीजिए, मैं आपके सामने खड़ी हूं, पकड़ लीजिए मुझे जनरल। जनरल की आंखों में एक गहरी, ऑलमोस्ट पितृतुल्य नरमी उभर आती है। वो धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम हमारी पोती जैसी हो शानिया, और इस देश की लेतन जो क्या है वो हम जानते हैं। भले ही तुम इस काली दुनिया की रानी हो, लेकिन तुमने हमेशा सच का साथ दिया है और बुरे का अंत किया है। जनरल एक सांस भरते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आर्मी तुम्हारे पास न पहुंचे, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को सही साबित करना होगा। शानिया की आंखों में एक पल को एक भावनात्मक लहर दौड़ती है, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। जनरल वीर प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम आके की साथ क्यों नहीं रहती शानिया? शानिया ने बिना झिझके जवाब दिया, क्योंकि मैं अब अपनी असल फैमिली के साथ हूँ। जनरल की आंखों में सवाल तैर गए, असल फैमिली? कौन है तुम्हारी असली फैमिली?
शान्य ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मैं मल्होत्रा हूँ, राम मल्होत्रा और सीता मल्होत्रा की बेटी। ये सुनते ही जनरल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आवाज़ कांप उठी। राम और सीता, क्या तुम जानती भी हो उनके पीछे की सच्चाई? शान्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जमी बर्फ ने जवाब दे दिया। जनरल आगे बोले। शान्य, खतरा तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे बहुत करीब है, और वो खतरा तुम्हारा अपना परिवार है। शान्य ने उनकी बातों को बहुत गहराई से सुना, पर उसके चेहरे की सख्ती अब और भी बढ़ चुकी थी। जनरल वीर प्रताप सिंह ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। राम माल्होत्रा और सीता माल्होत्रा दुनिया की नज़रों में भले ही एक आम बिजनेसमैन और उसकी पत्नी थे, लेकिन असलियत में वो तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी की जगह लेने वाले सिपाही थे। शान्य का चेहरा जड़ हो चुका था। तुम्हारे बड़े पापा इंडियन आर्मी के एक हाई पोस्ट पर थे, वो और तुम्हारी बड़ी मम्मी एक स्पेशल टेररिस्ट मिशन पर काम कर रहे थे। वो मिशन उन्होंने पूरी कामयाबी से पूरा किया, लेकिन उसके बाद एक ट्रिप पर जाते वक्त उन दोनों और उनके 4 साल के बेटे की मौत हो गई। जनरल की आंखें भारी हो चुकी थीं, आवाज़ थोड़ी रूंधी थी। सबको लगा वो एक हादसा था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। शान्य, वो एक प्लान्ड मर्डर था, एक ऐसा खूनी खेल जिसमें पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। और उसी दिन राम और सीता ने फैसला लिया कि अब वो अपने भाई और भाभी की मौत का बदला लेंगे। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और कुछ ही सालों में वो दोनों इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन अफसर बन गए, लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचे, खतरे भी उतने ही गहराते गए। काव्य और डीएचएफ को बचपन में ही आर्मी स्कूल भेज दिया गया, ताकि माल्होत्रा परिवार के वारिसों को दुश्मनों से बचाया जा सके। हर कोई राम और सीता को आर्मी का अभिमान मानता था। और तभी, ठीक तुम्हारे जन्म से कुछ ही पहले, उन दोनों ने अचानक आर्मी छोड़ दी। शान्या की आंखें अब जनरल की हर बात को चीरती हुई सुन रही थीं। सबके लिए ये एक झटका था, ऐसे जांबाज ऑफिसर्स अचानक रिटायर, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्होंने आर्मी छोड़ी थी ताकि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ज्वाइन कर सके। वो RAW के लिए अंडरकवर एजेंट्स बन गए, वो गुम हो गए, पर मिशन चलता रहा। जनरल की आवाज़ अब फिर गहरी होती जा रही थी। कई साल बीते, ना वो अपने भाई भाभी के कातिलों को पकड़ पाए और ना ही कोई जान सका कि उन्होंने आर्मी क्यों छोड़ी। लेकिन आज आज पूरी दुनिया आर्मी RAW इन पर सब एक नाम को ढूंढ रहे हैं, क्वीन। और उस क्वीन को ढूंढने निकले हैं तुम्हारे माँ बाप भी, राम और सीता माल्होत्रा। क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त काली दुनिया की सारी सत्ता तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हारी वेन्स में वही खून बहता है जो एक मिशन अधूरा छोड़कर कभी चैन से नहीं बैठा। रॉ ने उन्हें भले ही छोड़ दिया, लेकिन RAW की सबसे खुफिया और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आज भी उनके पास है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस उस खूनी साय को खत्म करने के लिए जिसने उनके परिवार को तोड़ा था। जनरल, जेंटली, ऑलमोस्ट हेजिटेंट, लेफ्टिनेंट रंजित माल्होत्रा और मेजर श्री माल्होत्रा, तम्हे बेद पपार और बादी मम्मी कार असली नाम। शान्या, सीके सीके शब्द उसकी आंखों में उतर रहा था, चेहरा वैसा ही ठंडा, आवाज़ धीमी पर डरावनी और सीधी दिल पर लगने वाली। हम मेजर श्री माल्होत्रा, रंजित माल्होत्रा। एक लंबी खामोशी, कोई रिएक्शन नहीं, बस सन्नाटा। शान्या बिना कुछ कही मुड़ती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। सीन शिफ्ट्स आउट द हॉल। अब भी माहौल वैसा ही जमा हुआ था। तमाशा जैसे रुका हुआ था, पर हर निगाह कहीं न कहीं जमी हुई थी। आवांतिका अब तक अपने मासूम चेहरे का पर्दा ओढ़े खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़रों की बेचैनी बता रही थी कि उसका डर अब बढ़ता जा रहा था। ऋषभ, युवराज, कानून की नज़रें बस उस हॉले पर थी जहां से शान्या अभी निकली थी। सिद्धार्थ की आंखें बिना पलक झपकाए उसी रास्ते को तक रही थी, गहरी, तीखी और जली हुई नज़रों से। कर्नल और युविका भी स्तब्ध थे। हर किसी को लग रहा था जनरल ने कुछ ऐसा कहा लाइजो इस लहू से भी ठंडी लड़की को अंदर तक चला चुका है। और तभी दाग दाग दाग, हील्स की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। सबने एक साथ मुड़कर देखा, शान्या वापस आ रही थी। उसका चाल वही था, साफ, ठंडा, दबा हुआ गुस्सा और बर्फ जैसी खामोशी। कोई नज़रों से टकराने की कोशिश करता, लेकिन वो बस एक खाली दीवार की तरह सामने से निकलती चली जा रही थी। तब अवंतिका सामने आ जाती है। अवंतिका नर्वसली, शान्या, काय हुआ? माफ़ी मांग लो, मुझे पता है जनरल तुम्हें एज जान ना है देन। शान्या रखती है, कुछ ना है कहती, बस अपनी जमी हुई बर्फ जैसी आंखों से अवंतिका को देखती है। और वो नजरें इतनी ठंडी कि जैसे किसी की रूह को छू जाए। प्यूरे हॉल का टेम्परेचर जेज गिर गया हो। हर एक इंसान को अपनी हड्डियों में एक सिहरन सी महसूस होती है। किसी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, किसी के होंठ सूख गए। और शान्या बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। अवंतिका कुछ और कहने ही वाली होती है, तभी 2 आर्मी अफसर उसके सामने आ खड़े होते हैं, चेहरों पर सख्ती और आंखों में बिना किसी भाव के आदेश। अफसर सख्त लहजे में, मिस अवंतिका रॉय, हमारे साथ चलिए। अवंतिका हैरान और घबराई हुई। क्या? पर क्यों? मुझे जनरल से बात करनी है, रुकिए मुझे। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मी अफसर उसे बिना कुछ सुने पकड़कर ले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कान भी बंद हों। भीड़ में खड़े लोग सकते में थे। अवंतिका का मास्क अब धीरे धीरे उतर रहा था और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था।
दिल्ली की सड़कों पर रात। एक काली लग्जरी कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। कार के अंदर बैंक्सी शनाया बिल्कुल शांत बैठी थी, आंखें खाली और चेहरा बर्फ सा ठंडा। वो अपने सिल्वर सिगरेट केस से सिगरेट निकालती है, लाइटर जलाती है और एक गहरा कश लेती है। गाड़ी के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले की होती है। तभी फोन की घंटी बजती है, रिंग रिंग। फोन की स्क्रीन चमकती है। कॉलर आईडी सिद्धार्थ ओबेरॉय। वो धीर से फोन उठाती है। सिद्धार्थ धीमी लेकिन तीखी आवाज में। क्या हुआ है शनाया? एक सेकंड का सन्नाटा। शनाया आवाज बेहद ठंडी और सपाट। अपने काम से काम रखिए मिस्टर ओबेरॉय। और क्लिक कॉल कर। सिद्धार्थ की कार के अंदर उसी वक्त सिद्धार्थ ने देख लिया था जब शनाया जनरल के कमरे से निकली थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक चुप चीख, एक पुराना जख्म। जब उसने फोन पर वो ठंडी आवाज सुनी, सिद्धार्थ गुस्से में वो फोन उठाकर डैशबोर्ड पर दे मारता है। दामित! फोन सामने कांच से टकराता है और बुरी तरह टूट जाता है। एसके इंडस्ट्रीज रात लगभग 11:47 PM। शहर की रोशनी और ट्रैफिक पीछे छूट चुका था। अब एसके इंडस्ट्रीज की ऊंची इमारत के सामने ब्लैक कार्स का काफिला रुका। सुरक्षा गार्ड्स की लाइन, सीसीटीवी की निगाहें और सन्नाटे की घुटन। कार के अंदर शनाया अब भी सिगरेट के कश पे कश ले रही थी। धुआं उसके चेहरे के चारों ओर एक ठंडी लेकिन तिलिस्मी परछाई जैसा मंडरा रहा था। उसकी निगाहें खाली थीं, लेकिन दिल के अंदर आग चल रही थी। ड्राइवर और हेड बॉडीगार्ड आगे की सीट पर बैठे थे। दोनों के चेहरों से पसीना टपक रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि शनाया का वो सन्नाटा, वो ठंडा ऑरा किसी बर्फीले खंजर से कम नहीं था। एसके इंडस्ट्रीज के मेन गेट पर हेड बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकलता है और शनाया की कार का दरवाजा खोलता है। बिना किसी भाव के शनाया बाहर उतरती है। चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है। उसके कदमों की हील्स की आवाज पूरे लॉबी में गूंजने लगती है। जिग जिग जिग। सिक्योरिटी चीफ तुरंत झुककर सलाम करता है। सिक्योरिटी चीफ। मैम, लिफ्ट रेडी, हाई एक्सेस क्लियर्ड। शनाया कुछ नहीं कहती, सिर्फ आंखों की एक झलक देती है, बस उतनी ही काफी होती है समझने के लिए कि जवाब की जरूरत नहीं। शनाया ने अपनी आलीश लेदर चेयर पर सिर टिकाया। उसके चारों ओर धुएं की हल्की परछाई फैली हुई थी। उसने ब्रास बेल दबाई, आवाज जैसे किसी मौत की दस्तक हो। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुलता है। रूही, आरव रावत, आदिति राठौर और मैक्स अंदर आए। चारों बिना कुछ कहे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर वो झलक रहा था। डर नहीं, आतंक था, क्योंकि इस वक्त शनाया का ओर ऐसा था जैसे कोई सुनामी आने से पहले का सन्नाटा। शनाया गहरी बर्फ सी आवाज में, मीटिंग बुलाओ। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अविश्वास की लहर दौड़ गई। रोही, धीरे से। शनाया, ये रात के 12 बजने वाले हैं, तू अभी। शनाया एक और लंबा कश लेकर सिगरेट की राख फर्श पर गिराती हुई। जब वक्त तुम्हारा हो तो मीटिंग दिन में होती है, पर जब वक्त मेरा हो तो मीटिंग आंधी में, तूफान में और आधी रात में होती है। वो अपनी कुर्सी से धीरे से उठती है, उसकी हील्स की आवाज जैसे हर किसी की हड्डियों में बर्फ घुसा देती है। वो एक बार सबकी तरफ देखती है और कहती है, अगले 10 मिनट में मीटिंग रूम में सारे मेंबर्स चाहिए। जो नहीं आया उसे फापर कर दो, और अगर वो इस दुनिया में कहीं भी नौकरी पा गया। मीटिंग रूम, रात 12:20 बजे। सभी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स नींद में थे, लेकिन शानाया कपूर का नाम सुनते ही जैसे सबके दिमाग से नींद उड़ गई। रूम का माहौल इतना ठंडा था जैसे एसी नहीं, अंटार्कटिका का धमाका हुआ हो। हर नज़र दरवाजे की ओर थी जहां से हील्स की आहट गूंज रही थी। शनाया अंदर दाखिल होती है। सिगरेट उसकी उंगलियों में दबी थी और आंखों में एक ऐसी आग थी जो सिर्फ अंदर ही अंदर जल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, नफरत थी। वो एक एक कुर्सी के पास से गुजरती है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में देख सके। शनाया शांत लेकिन स्याह आवाज में, तुम सब सोच रहे होगे कि रात के 12 बजे मीटिंग क्यों बुलाई गई। मैं बताती हूँ, क्योंकि नींद सिर्फ उन्हें आती है जिनका ज़मीर जिंदा होता है। एक पल के लिए कमरे में सांसें थम गईं। और मुझे लगता है इस टेबल पर बैठे बहुत से लोगों का ज़मीर कोमा में है। स्क्रीन ऑन होती है, प्रोग्रेस चार्ट, डील्स, टारगेट्स, सब कुछ। शनाया, एसके एम्पायर नंबर है, हम प्यारा है ये ख्याल, मगर नंबर होने का मतलब होता है सबसे ज्यादा भूख, सबसे ज्यादा खून, सबसे ज्यादा पागलपन। ने मुझे स्थिरता नहीं चाहिए, मुझे तूफान चाहिए। वो टेबल के एक कोने तक जाती है और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की आंखों में सीधा देखती है। तुमने पिछले क्वार्टर की डील क्यों हारी? तुम्हारे शब्दों में जुनून कम था या डील में हिम्मत? एग्जीक्यूटिव कुछ कहने की कोशिश करता है। शनाया, मैं ये सवाल तुमसे जवाब के लिए नहीं पूछ रही, मैं तो सिर्फ ये डिसाइड कर रही हूँ कि तुम्हारा अगला ऑफिस छत पर होगा या बेसमेंट में। कमरे में मौजूद हर आंख में डर साफ झलक रहा था। तारांकन तारांकन, 10 मिनट में हर डिपार्टमेंट का नेक्स्ट लेवल प्लान चाहिए। जो भविष्य नहीं देख सकता उसका भविष्य एसके में नहीं है।
और हाँ, अगर किसी को लगता है कि एसके सिर्फ एक कंपनी है तो मैं उसकी डिक्शनरी भी फायर करवा दूंगी। शान्या की 10 मिनट वाली बात सुनकर सबके होश उड़ गए थे। कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ एक गूंगी सी बेचैनी फैल चुकी थी। 10 मिनट में प्लान, यह तो इंसानी हदों से परे था, मगर शान्या कपूर के सामने नामुमकिन कहना अपने करियर को जिंदा दफन कर देने जैसा था। सभी एग्जीक्यूटिव्स का एक ही आशा था, रूह है। सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए, जैसे शेर के सामने बकरी को आगे कर दिया हो। क्योंकि पूरा एम्पायर जानता था रूह वही एक थी जिसके शब्दों पर शान्या थोड़ी देर रुक जाती थी, वरना बाकी सबका हाल एक जैसा होता फायर। लेकिन आज रूह भी खामोश थी। उसने अपना सिर झुका लिपा, क्योंकि उसने शान्या की आंखों में देखा था आज का मूड लावा से भी ज्यादा खतरनाक है। शान्या ने एक धीमा कश लिया सिगरेट का, आंखों में किसी बैटलफील्ड का सन्नाटा था। उसकी आंखों में लिखा था। एक एग्जीक्यूटिव ने हल्का सा कुछ कहने की कोशिश की। मुझसे बात करने का मतलब है अपने सिर पर खुद ही तलवार रख देना। शान्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस एक लाइन उसके कोल्ड लिप से निकली, मैं आदेश देती हूँ, विकल्प नहीं। रूम में हवा भी थम गई थी। रूह ने आंख उठाकर देखा और समझ गई यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह शान्या कपूर का वॉ काउंसिल था। सभी को बस अब चमत्कार की ही उम्मीद थी। और कहते हैं ना, भगवान को दिल से याद करो तो वो सुन ही लेता है। तभी अचानक रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। जहां सबको लगा था कि अब बस तूफान ही आएगा, वहां फोन की एक हल्की सी रिंग ने माहौल की दिशा ही बदल दी। ड्रिंग त्रिनग्य। शानाया ने अपनी आंखें और भी तीखी कर लीं और गुस्से से बोली, किसका फोन है ये? सबकी नजरें झुक गई। किसी में हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। लेकिन जब कोई नहीं बोला तो शानाया ने खुद ही अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था प्राइवेट नंबर। सिर्फ एक नाम था, अननोन कॉलर। मगर उसका दिल जानता था ये अनजान नहीं है, ये वही है। कुछ पल तक वो सिर्फ उस नंबर को घूरती रही, फिर सिगरेट का एक और कश लेते हुए कॉल रिसीव कर लिया। दोनों तरफ सिर्फ खामोशी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी, ठंडी और हुक्म देने वाली आवाज आई, कहाँ हो तुमने? शानाया चुप रही। उस आवाज ने फिर कहा, इस बार और भी ज्यादा इंटेंस टोन में। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, न डर न गुस्सा, बस एक पुराना जख्म। अगले 10 मिनट में जहां भी हो नीचे आकर मेरा इंतजार करो। तारांकन, और अगर नहीं आई तो पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरी हो। 1 सेकंड का विराम। फिर कॉल कर। शानाया के कानों में कॉल कट होने की आवाज आई। उसने कुछ सेकंड तक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़े रहकर बस एक नजरों की तलवार चलाई। फिर अचानक खड़ी होकर सिर्फ 3 शब्द बोले, मीटिंग ओवर। और वो निकल गई। कमरे में बैठे सब जैसे फिर से सांस लेना सीख गए हों। पहले शानाया के मीटिंग रूम में फोन का बजना, फिर उसका खुद का फोन उठाना, और फिर एक कॉल के बाद मीटिंग कैंसिल कर देना। ये तीनों बातें किसी 8वें अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि ये सब शानाया कपूर की किताब में नहीं लिखा था। जैसे ही वो कमरे से निकली, हर किसी ने एक साथ ऊपर की ओर देखा, जैसे खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हों कि आज की रात बच गए। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वो कौन था जिसने शानिया को रोक दिया? इधर शानाया सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट से एसके इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के नीचे आ गई थी। उसके हाथ में अब भी सिगरेट थी। धुआं उसके चेहरे के आसपास एक रहस्यमयी आभा बना रहा था। उसका बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे एकदम शांति से चल रहा था। शानाया ने बस एक शब्द कहा, मूव। उसका ये बोलना था कि पलकों की झपकते ही सारे बॉडीगार्ड्स जैसे हवा में घुलकर गायब हो गए। ना कोई सवाल, ना कोई देरी, बस आदेश और अदृश्यता। अब शानाया एसके इंडस्ट्रीज की ब्लू लग्जूरियस कार्स के सामने खड़ी थी। उसने कार के बॉडी से खुद को हल्के से टिकाया हुआ था, जैसे वो किसी लड़ाई से पहले अपना वार्म अप कर रही हो। उसने अपने हाथों की स्लीव्स को एक फ्लिक में फोल्ड किया। कॉलर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी खूबसूरत गर्दन चांदनी रात में और भी निखरकर सामने आ रही थी। उसके लंबे लहराते बाल, जो हर मीटिंग में उसकी शान होते थे, अब एक मैसी बन में बंधे थे। लेकिन उस बंधे हुए स्टाइल में भी आई एम द स्टॉर्म लिखा हुआ था। तभी दूर से एक काली गाड़ी की हेडलाइट्स ने शनाया का चेहरा रोशन किया। उस रोशनी में उसका चेहरा किसी देवता और शैतान का मिलाजुला अक्स लग रहा था, एक रहस्यमयी खूबसूरती और एक खतरनाक ठंडक। शनाया धीरे धीरे चलती हुई अपनी 6/7 लग्जरी कार्स के सामने आकर रुकी। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिर उसे जमीन पर गिराकर अपने नुकीले हील से कुचल दिया, जैसे अपने ही अतीत को रौंद दिया हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सुनापन था जो चीख रहा था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। उसका मैसी बन, खुले कॉलर से झलकती गर्दन और रोल अप स्लीव्स वाली शर्ट ने उसे किसी इनर माफिया किंग जैसा बना दिया था। जैसे ही वो कार के पास पहुंची, एक बॉडीगार्ड ने फुर्ती से दरवाजा खोला। उसकी नज़र कार के अंदर बैठे सिद्धार्थ ओबरे पर गई। वो लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान थी, मगर चेहरे पर वही पुरानी हुकूमत, जैसे ये दुनिया उसके इशारों पर चलती हो। शनाया को देखते हुए भी उसने सर नहीं उठाया, बस ठंडी आवाज में कहा, अंदर आ रहे।
शनाया का जवाब बर्फ से भी ठंडा था। ना है। सिद्धार्थ के हाथ थम गए। उसने धीरे से आंखें बंद की और फिर एक ही झटके में लैपटॉप को साइड किया। अगले ही पल उसने शनाया का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे अपनी ओर घसीट लिया। अगले ही सेकंड उसका हाथ शनाया की कलाई पर था और उसका खींचना इतना अचानक था जैसे गुरुत्वाकर्षण ने भी उसके खिलाफ जाना नकार दिया हो। शनाया उसकी ओर खींच गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि जब जंगल के दो शेर आमने सामने होते हैं तो वहां सिर्फ ताकत की टकराहट होती है, जज्बात नहीं। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डाली, गुस्से से नहीं, जुनून से। तुम्हारा ना मुझे और भी भड़का देता है शनाया। अब वो एक दूसरे के बेहद करीब थे, उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थीं। शान्या इस वक्त सिद्धार्थ की गोदी में बैठी थी। वो सिद्धार्थ को धक्का देकर उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी जैसे उसने उसे अपने अंदर समा लिया हो। उसके हाथ का हर एक मूवमेंट उसके कंट्रोल में था। तभी सिद्धार्थ को शान्या से एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। वो अपनी नजरें उसकी तरफ शिफ्ट करता है और धीरे धीरे अपने चेहरे को उसके पास लाता है। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे कोई शिकार करने के लिए अपने शिकार की सुगंध ले रहा हो। शान्या से सिगरेट की तेज और बेचैन कर देने वाली महक आ रही थी। सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी सर्द हो गईं, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसने अपने हाथ से शान्या का जबड़ा गुस्से से पकड़ लिया। उसका चेहरा एक पल के लिए इतना अंधेरे में डूब गया जैसे वो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तुम कब से सिगरेट पी रही हो और कितनी पी ली है? उसकी आवाज में हर शब्द एक तकरार थी। तुम्हें अपने आप की इतनी बेहयाई हो गई है, किस मकसद के लिए? उसने पहली बार जितना कड़ा शान्या का जबड़ा पकड़ा और उसके चेहरे पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। शान्या को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी सिगरेट पीने में व्यस्त थी, जबकि सिद्धार्थ का ध्यान उसकी तरफ था। तभी सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि शान्या का ध्यान कहीं और है। उसने नीचे देखा और पाया कि शान्या एक और सिगरेट जला रही थी। यह सिगरेट सिद्धार्थ की थी। दरअसल जब सिद्धार्थ शान्या से महक ले रहा था, तब शान्या की नज़र सिद्धार्थ की जेब पर पड़ी थी, जहां उसकी सिगरेट रखी हुई थी। शान्या ने सिद्धार्थ को यह पता ही नहीं चला था, लेकिन जैसे ही उसने शान्या को देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो शान्या को देखता हुआ बोला, सिगरेट पीनी है तो आओ, मैं पिलाता हूँ। शान्या ने उसकी ओर अजीब तरह से देखा, जैसे वो उसकी बातों को समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी बात जारी रखी। फिर सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से सिगरेट को उठाया और एक लंबा कश लिया। शान्या की नजरें केवल उस सिगरेट पर ही थीं। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने एक झटके से शान्या का जबड़ा पकड़ लिया और उसके होठों को अपने काबू में ले लिया। सारी धुआं उसकी मुंह में चला गया और शान्या की आंखों में एक नई बेचैनी और उलझन साफ नजर आई। सिद्धार्थ ने अपने मुंह में भरा हुआ सारा धुआं एक झटके में शान्या के होठों में उतार दिया। शान्या की आंखें हैरानी से फैल गई। यह हरकत उसकी सोच से भी परे थी। और वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई, जैसे उसने कोई जीत दर्ज कर ली हो। एक गहरी रौंद देने वाली किस के बाद? और पीनी है सिगरेट? सिद्धार्थ ने शान्या को छोड़ा और उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए धीमे से कहा। शान्या ने पहले हल्के में हों में सिर हिलाया, फिर तुरंत झटका खाते हुए तेजी से ना कहती है। वहीं सिद्धार्थ बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाते हुए मुस्कराया और बोला, तुम्हारी विश केज ना पूरी कातमेन। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, कातिलाना भी, खतरनाक भी। शान्या अब भी सन्न थी। उस लम्हे की तपिश उसके होठों पर बाकी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू सी हो चुकी थी, पर चेहरे पर वही ठंडा नकाब। उसने अपनी नजरें सिद्धार्थ से हटानी चाहीं, पर वो नजरों की जकड़ कुछ ऐसी थी कि जैसे कैद कर लिया गया हो। सिद्धार्थ धीरे से उसके बालों को पीछे करते हुए फुसफुसाया, तुम जितने मुझे पुष्काती हो ना, अतना हाय और आंदा खिंचती हो मुझे। फिर वो थोड़ा और करीब हुआ उसके कान के पास। तम मेरी एडिक्शन हो शान्या, और मेन कापकार ओवरडोज लचू कहून। शान्या की सांसें तेज हो गई, पर वो डर नहीं रही थी। वो बस महसूस कर रही थी हर एक इमोशन को, हर एक धमक को। वो धीमे से बोली, आंखों में तैरते तूफान के साथ, मेन कोई एडिक्शन ना है, मेन एक हैबिट हून, और हैबिट सी छूती ना है तोदनी पाती है। सिद्धार्थ मुस्कराया, आंखों में दीवानगी चमक उठी। तो दू मझी शान्या एगा हिम्मत है तो। शानाया कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन पीछे से थाम ली और एक बार फिर उसके होठों पर अपने एहसास छोड़ने लगा। शानाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, जैसे हर एहसास में वो उसे महसूस कर रहा हो। एक पल को शानाया की हलचल थम गई, ना उसने खुद को रोका, ना उसे और पास आने दिया। सिद्धार्थ ने जब अपना स्पर्श हटाया तो शानाया उसकी बाहों में ढेर हो गई। वो उसकी पीठ से टिक गई थी, जैसे लड़ाई हारकर अब खुद को वक्त के हवाले कर दिया हो। सिद्धार्थ ने उसके बालों को सलीके से पीछे किया, उसकी गर्दन पर एक हल्की नजर डाली और फिर अपने फोन की ओर मुड़ा। आवाज में वही ठंडापन था, पर इस बार उसमें एक परवाह भी छिपी थी। एक फीमेल डॉक्टर को तुरंत विला भेजो, उसने बिना एक पल गनवाए कहा। कार धीमे से सिद्धार्थ के आलीशान विला के सामने आकर रुकी। सिद्धार्थ ने झटके से दरवाजा खोला और बेहोश पड़ी शानाया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर शिकन थी, पर आंखों में कोई झिझक नहीं, सिर्फ एक ठोस इरादा। शानाया की आंखें बंद थीं, उसका शरीर निढाल।
वहां खड़ा एक विलागार कुछ पूछता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने आंखों से सब शांत कर दिया। असल में वो कोई जुनून नहीं था, वो एक चाल थी। शनाया का शरीर उस वक्त जवाब दे रहा था, उसकी आंखों में थकान थी, सांसों में बगावत। सिद्धार्थ ने तभी समझ लिया था वो टूट चुकी है, पर मानने को तैयार नहीं। और फिर उसने शनाया की गर्दन की एक नस पर धीमे से प्रेशर डाला, वो स्पॉट जिसे वो जानता था जहां दबाव देने से बेहोशी आ सकती है। एक मेडिकली ट्रेंड मूव जो उसने किसी और के लिए सीखी थी और आज उसी पर आजमा दी। शनाया बेहोश हो गई और वो जानता था यही एक तरीका है उसे उस जहर से दूर करने का जो वो अपने अंदर भर रही थी। वो उसे सीधे अपने रूम में ले गया, बेड पर लिटाया, धीरे से उसके जूते उतारे, चादर ओढ़ाई और खुद एक कोने में खड़ा हो गया बिना किसी रिग्रेट के। सिद्धार्थ अब भी शनाया को नजर भरकर देख रहा था, उसके चेहरे पर शिकन थी पर दिल की परतों में हलचलें उबल रही थीं। डोंट फाइट विथ मी, फाइट द डार्कनेस इनसाइड यू बिकॉज आई विल फाइट यू टू सेव यू। वो धीमे से फुसफुसाया और शनाया की माथे पर बालों को सलीके से साइड किया। ढग ढग दरवाजे पर नॉक हुआ और अंदर आई एक जवान लड़की, आधुनिक लुक, कॉन्फिडेंट चाल, हाथ में मेडिकल किट। वो थी डॉक्टर आरियाना रे। उसकी चाल और आंखों में एक क्वर्की स्पार्क था। बॉस आप नहीं बोलिए, उसने कहा जैसे कोई अंडरकवर मिशन पर आई हो। सिद्धार्थ ने चुपचाप शनाया की ओर इशारा किया। अरीना ने जैसे ही शनाया को देखा उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई। ये लेडी गागा यहाँ काय का राह है, अस के न तो हम दोनों का बॉन्ड बढ़ा दीजिए। सिद्धार्थ की एक तेज ठंडी नजर उसके ऊपर पड़ी। अरीना झट से सीधी हो गई और दांत दिखाकर बोली, ओके ओके आई एम प्रोफेशनल, आई एम चेकिंग हर। वो गंभीर हो गई और करीब आधे घंटे तक शनाया को चेक करती रही। सिद्धार्थ एक पल भी नजरें नहीं हटाता। तभी अचानक अरीना फाइल बंद करके झल्लाकर बोली, WTF। सिद्धार्थ की आंखों में गुस्से की लपटें दौड़ गई। What the hell happened to her, आर्यना? अरीना ने घड़ी की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, बॉस लेडी गागा का ये हालात किसी फिजिकल इश्यू सी ना है, ये प्योर इमोशनल ओवरलोड का रिजल्ट है। What do you mean? सिद्धार्थ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अरीना ने गहरी सांस ली। बॉस इसका ब्लड प्रेशर सडनली स्पाइक हुआ, नर्वस सिस्टम अनस्टेबल था, ये सब हुआ है अंकी एंगर सप्रेशन का वजह से, जो मेड्स अनही दी गई तायांग कंट्रोल के लिए अनहोन अंकार इमोशनल रिलीज ब्लॉक का दिया, और जब अंका पेशेंस ब्रेक हुआ तो अनहोन सिगरेट से अपना गैस मारने की कोशिश की, पा फेल हो गई। सिद्धार्थ चुप था और जब अनही किसी अपने का तजमीला वो सिद्धार्थ की ओर देखती है तो इमोशनल बर्स्ट हुआ, मेंटल ब्रेकडाउन, शी कोलैप्स्ड। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यना धीरे से बोली, बॉस इस लात की कोई सिगरेट ना है, किसी की कांध का जरूरत है, किसी की विश्वास का, जहां वो अपना गुस्सा, डर और टूटी बातें उड़ा सके। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा था, उसकी आंखों में खौफ। लेकिन जो सवाल था वह अब भी हल नहीं हुआ था। उसने आरीना को घूरते हुए कहा, एंगर कंट्रोल कान कार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। तुम कहना क्या चाहती हो आर्यना? अरीना थोड़ी झिझकते हुए लेकिन फिर भी सीधे नजरों से बोली, बस जो ट्रीटमेंट दे ये वो आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिनल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन था जो गसर और एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। ये हर्ब्स अस्क नर्व्स को शांत करते हैं और माइंड को काम रखते हैं। सिद्धार्थ की आंखों में और गुस्सा आया और उसने पूछते हुए और कड़ा किया, क्या तुम के राह हो कि ये हर्ब्स कुछ और का राह हैं? ना है बॉस, अरीना ने धीर से कहा, लेकिन ये हर्ब्स जब यूज के जीत हैं और अस्क अंदर हिडन ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रेस हो तो जब वो ट्रिगर होता है तो इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अस्क गसर जब रिलीज ना हो पाता वो अंदर जामा हो जाता है। सिद्धार्थ की नजरें गहरी हो गईं, उसकी सांस रुक सी गई। गॉफर, अरीना ने सिर झुकाया और कहा, फिर वो एक पॉइंट आता है जब अंकी माइंड कार ओवरलोड हो जाता है, अंकार इमोशनल स्टेट इतना अनस्टेबल हो जाता है कि वो अपना गैस कंट्रोल नहीं कर पाती। सिद्धार्थ की आंखों में चिंगारी सी झपकी। मेंटल ब्रेकडाउन, उसने फिर पूछा। अरीना ने सिर झुकाकर कहा, हान, और आज जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। सिद्धार्थ ने अपने हाथों को जकड़ते हुए पूछा, और तुम्हें पास इस निकलने का कोई सलूशन था? बॉस ये हर्ब्स एक टाइम भी इफेक्टिव होते हैं, पर जब तक उसको अपनी इमोशनल स्टेट को समझने का वक्त न मिले तब तक ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। तो टर्न के राह हो कि अस्क गसर एक जिंदगी का हिस्सा है। सिद्धार्थ की आवाज में एक और जटिल सवाल था। ये गसर अस्की ताकत है? अरीना ने सिर झुका लिया और कहा, बिल्कुल, एगार अस्क गसर कंट्रोल करना है तो अस इस गस को समझने पेद तम अस तेम नाहे का सख्त। सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में झलकती चुप्पी थी। वह कुछ बोलने वाला था मगर फिर चुप हो गया। उसे अब समझ में आ रहा था यह लड़की खुद को सुलझाने के बजाय उसे दबाने की कोशिश कर रही थी और यही उसके अंदर की सच्चाई थी। अरीना ने सिद्धार्थ की ओर गंभीर नजरें डाली और फिर धीमे स्वर में बोली, सर एगा ये मेडिसिन दिया या रहा है तो ह्यूमीन इन्हीं रोकना होगा। एगा ये इसी तरह चलता रहा तो इनका हेल्थ पर बहुत ब्यूरो असर पेदगा। ये डे बाय डे अपने इमोशंस को देंज और फिर एक दिन वो बिल्कुल हार्टलेस बन जाएंगी। सिद्धार्थ की आंखें तनकर खुल गईं। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अरीना ने एक और बात जोड़ दी,
बॉस जो अंका गसा है वो सर्फ गसा ना है वो एक पुरानी दाद का शक्ल है जो उन्होंने अपने अंदर से छुपा रखा है। एगा वो अपने इमोशनल ट्रॉमा को समझ कि अस डील नहीं करेंगी तो वो अपने अंदर की ह्यूमन कनेक्शन को कम्प्लीटली को दें। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन थी, जैसे वह अंदर से उलझ रहा हो। उसने गहरी सांस ली और फिर अरीना से कहा, तो तुम कह रहे हो कि ये अंकी लिव सर्फ एक केमिकल रिएक्शन ना है, ये एक पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन है। अरीना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, अंका गसर, अंका स्ट्रेस, अंका साधने साब कुछ एक मेंटल ब्लॉक का तारा है। एगा अनही अपनी असली फीलिंग्स को समझकर अंकी साथ दिल कान का मौका ना माइल तो ये अंका पूरा इमोशनल स्ट्रक्चर तो सकता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा और चिंता का मिक्स था। सिद्धार्थ ने एक जेरी सांस लाई और शानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, लेकिन उसकी ताकत काफी ह्यूमन बाय तोड़ दा की साथ था। भारी सन्नाटा था, पर बीच में एक आवाज गूंजती है, WTF, ये काय बोल रहा था? अदिति फोन कान से हटाकर चौंकते हुए बोली। उसका चेहरा सख्त हो गया था, जैसे किसी ने उसकी रगों में ठंडक घोल दी हो। फोन की दूसरी तरफ शख्स था और वो बस एक बात कहकर फोन कट कर चुका था, ये सच है। वहीं पास के सोफे पर बैठे थे युवराज, करण, रूही और मैक्स। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। काय हुआ अदिति? युवराज ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। अदिति ने आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, कल पार्टी में बहुत कुछ हुआ था। मतलब? करण ने फौरन पूछा। अदिति ने सबको देखा और फिर बिना रुके सारी बात बता दी। जनरल की मौजूदगी, उसका अचानक शानाया को देखना, फिर शानाया का चेहरा बदलना, उसकी आंखों में आग, उसका चुप रह जाना, उसकी सुलगती हुई सांसें और फिर चुपचाप वहां से चले जाना। रूही वो सब सुनते ही धम से सोफे पर बैठ गई। उसके होंठ सूख गए थे और आंखें चौड़ी हो गई। इसका मतलब कल शानिया ने अपना गैस सप्रेस किया। रूही का स्वर थरथराता हुआ बाहर निकला। मैक्स ने धीरे से सिर हिलाया और अस गैस का प्रेशर अंदर हाई अंदर एक्सप्लोड हुआ। मैक्स की बात सुनते ही अदिति का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से से कहा, वाह, वो अपना गुस्सा क्यों कंट्रोल करेगी? शानिया जब गुस्से में होती है तो सिर्फ सामने वाले को बर्बाद करती है, खुद को नहीं। पूरा कमरा उसकी बात पर चुप हो गया। सबकी नजरें अब उसकी तरफ थी। कुछ सेकंड बाद अदिति के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसकी आंखों में अचानक हलचल हुई। एक मिनट, काय कहा तुम लोगों ने अभी? शानिया ने गुस्सा सप्रेस किया। वो सबको देखती है एक एक करके, शक से। फिर अचानक उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, सांसें तेज हो जाती है। मतलब तुम लोग ने शानिया को वो मेडिसिन दी है? कमरा एकदम संतरे। कोई कुछ नहीं बोलता। अदिति का चेहरा अब जहरीले तूफान जैसा हो चुका था। एमआई कुछ बच रहा है एचयू? वो गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रूही सहम गई। तभी अदिति सीधे जाकर रूही के सामने खड़ी हो गई। TUBOL। उसने रूही का बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि वो कांप गई। तरस पच रहा है एचयू, TUMSAB मिल्क अस जहा दी राह दमान के जहा। रूही कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन अदिति की आंखों में अब तूफान था। आंखें लाल, आवाज कांपती हुई और स्को में आग। तजपातर HAI अस केवाई जलर HAI फिर BHI अस का गस सेछिन के कोशिश ताकि VOE के इमोशनल स्टैचू BN जा। अदिति का हर शब्द आग बनकर कमरे में फैल रहा था। रूही के होंठ कांपते हैं, पर कोई जवाब नहीं। अदिति एक पल को रुकी, फिर जोर से चीखी, वाह रूह वाह, तज ऐसे भी पाती छे। फिर भी तूने उसे वो दवाई दी। तुझे पता था कि वो धीरे धीरे इमोशनलेस होती जाएगी। फिर भी उसकी आंखों से आग बरस रही थी। बेस्ट फ्रेंड TUH तरस तो दुश्मन अच्छे हो, कम से कम जहर तो ना देते। इतना कहते ही एक तेज चटक की आवाज आई। सारा कमरा स्तब्ध हो गया। रूही ने सामने खड़ी अदिति की बातों का जवाब एक भारी गुस्से में दिया। उसकी लाल आंखें अब किसी और ही तूफान की गवाही दे रही थी। शराब जस्ट शराब। तू होती कौन है मेरे और शानिया के रिश्ते पर सवाल उठाने वाली? तू जानती भी है क्या हुआ था उस दिन? रूही की सांसें तेज थीं, वो लगभग कांप रही थी। जिस दिन वो हॉस्पिटल से लौटी थी, 1 महीना कोमा में थी और ठीक होने से पहले ही वो सीधा 20वीं मंजिल पर चली गई, सिर्फ अपने कातिलों को मारने के लिए। और फिर पूरा आइलैंड उड़ा दिया। कमरा शांत था। रूही का गुस्सा बोल रहा था। अगर उसका गुस्सा काबू में नहीं आता तो एक दिन वो खुद अपनी मौत की वजह बन जाती। इसलिए मैंने वो मेडिसिन दी ताकि वो जिंदा रहे। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साइड इफेक्ट्स से बेखबर हूँ? आई क्वोट एम वर्किंग ऑन द एंटीडोट। बट नो, तुम सबके लिए मैं विलन हूँ। तो फाइन, गेट लॉस्ट यू ऑल। ऋषि का चेहरा जलता हुआ लावा बन चुका था और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। पल भर बाद अदिति भी गुस्से से उसके पीछे भाग गई। उधर 3 लड़के युवराज, करण और मैक्स, जो अभी तक भूचक्के होकर तमाशा देख रहे थे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। करण धीरे से बुदबुदाया, ये दोनों तो जेस ड्रैगन बॉल Z का फाइनल एपिसोड बन गई। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसके पीछे जा रहा है अस्काल पर 1 घंटे बाद किस होगा? और दोनों की हाथों से कतर कई तार पिताई बाय। मैक्स चुपचाप उठा। मेन पॉपकॉर्न लीक आता हूं। बिल्कुल नीचे दिए गए सीन का हिंदी अनुवाद और विस्तार किया गया है, जिसमें रोमांच, इमोशन और थोड़ी सी तकरार का तड़का बरकरार रखा गया है। उधर दूसरी तरफ
शनाया की पलकें धीरे धीरे खुली। उसने छत की ओर देखा, आंखें झपकाई और चारों ओर नजर घुमाई। ये मेरा कमरा नहीं है। उसके दिमाग में जैसे कोई बवंडर आया। कल रात की सारी घटनाएं एक एक कर सामने आने लगी। सिद्धार्थ की बाहों में खुद को पाना, वो अचानक वाला केस, वो तीव्र, असहज पर किसी अजीब से सुकून देने वाला पल। उसने महसूस किया कि उसकी कमर पर कुछ भारी सा टिका हुआ है। वो झट से उठने लगी, लेकिन तभी उसने सिर झुकाकर नीचे देखा। एक मस्कुलर हाथ उसकी कमर पर था। शॉक, वो धीरे से बगल की तरफ मुड़ी और उसकी सांसें थमसी गई। सिद्धार्थ ओबेरॉय, वो उसके पास ही सोया था, बिना शर्ट के, उसका चेहरा शांत जैसे कोई मासूम बच्चा। उसकी पीठ पर बना ईगल टैटू बेहद सेक्सी और खतरनाक, जैसे उसकी पर्सनालिटी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन। उसके बाल बिखरे हुए थे, एक लट माथे पर गिर रही थी। वो पल जैसे थम गया हो। शनाया उसे एकटक देखने लगी। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं, दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक धीमी गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, रमहत। शनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो क्या जाग रहा था? उसने दोबारा उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ की एक आंख आधी खुली थी, होठों पर एक शरारती मुस्कान। तुम जाग रहे हो? उसने हकलाते हुए कहा। सिद्धार्थ खींची हुई आवाज में बोला, तुम जब 5 मिनट से मुझे ऐसे घूर रही हो तो थोड़ा तो एहसान करूँ ना खुद पर। शनाया झेंप गई। उसने झट से उसका हाथ हटाया और चादर खींचकर बैठ गई। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये तुम्हारा बेड है और तुम आधे नंगे क्यों हो? सिद्धार्थ ने एक लंबी अंगड़ाई दी। उसके मसल्स थोड़ी और उभर कर दिखे। ये मेरा प्राइवेट विला है और मैं आधा नंगा इसलिए हूँ क्योंकि कोई यहाँ रात को अपने गुस्से के साथ आई थी और सोते सोते खुद ही मेरी बाहों में समा गई। बकवास बंद करो, शनाया गुस्से से बोली। सिद्धार्थ ने थोड़ा करीब आकर धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, तुमने नहीं देखा? तुम नींद में मेरा नाम ले रही थी। शनाया का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से या शर्म से, वो खुद नहीं जानती थी। सिद्धार्थ स्लो मोशन में उठता है, अपने भीगे से बालों को पीछे की तरफ स्टाइल में झटकता है, फिर सीधे शनाया की आंखों में देखता है। उसकी नशीली, हल्की सी मुस्कुराहट भरी आंखें जैसे कोई रहस्य सुना रही हो। रिलैक्स स्वीट हार्ट, वो धीमे गहरे लहजे में कहता है। मेन कुछ बाय ऐसे ना है काता जो तम ना है चाहती, पर एगा तम होश मेन होती तो शायद कुछ और होता। शनाया का दिल जैसे पल भर को रुककर फिर जोर से धड़क उठा। उसके गालों का रंग गुलाबी हो गया। शर्म, गुस्सा, उलझन, सब कुछ एक साथ। उसका मन कर रहा था कि एक जोरदार तमाचा रसीद करे और साथ ही बस उसे देखती ही रह जाए। सिद्धार्थ की निगाहें उस पर टिकी थीं, जैसे वो उसकी हर धड़कन को पढ़ सकता हो। उसकी नज़रों में जो तासीर थी वो उसे जला भी रही थी और खींच भी रही थी। तभी ढक ढक ढक, दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्धार्थ का चेहरा कस गया। उसने एक लंबी धकी सी सांस ली और गर्दन पर हाथ फेरते हुए खड़ा हो गया। सीरियसली, उसने धीरे से बुदबुदाया। जब वो शनाया के साथ होता था तो उसे कोई भी खलल बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी आवाज़ अब ठंडी और खतरनाक हो चुकी थी। काय हुआ? बाहर खड़ा नौकर डर की मारी कांपता हुआ बोला। वो बॉस, हमारे मैडम आई हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया, जैसे किसी ने उसकी पूरी वाइब को पल भर में फ्रीज कर दिया हो। वहीं शनाया का चेहरा धीरे धीरे दौख होता गया। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। न जलन थी, न डर, पर एक आग थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। सिद्धार्थ ने शनाया की तरफ देखा। उनके बीच कुछ अनखा सा लटका रह गया। और दरवाजे के पार, आप जूनिगर आज काय होता है? शनाया और सिद्धार्थ एक दूसरे को इतनी शिद्दत से घूर रहे थे जैसे दोनों की नज़रों के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही हो। लफ्ज़ों की जरूरत ही नहीं थी। तभी एक बार फिर दरवाजे पर छक छक हुई। सिद्धार्थ का सब्र टूट चुका था। वो गुस्से से लगभग दहाड़ते हुए बोला, गेट लॉस्ट। बाहर खड़ा नौकर डर के मारे वहीं से उल्टे पांव भाग गया। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई, बस उनकी तेज सांसें और धड़कनों की आवाजें गूंज रही थी। तभी शनाया का फोन बजा। वो स्क्रीन देखती है, फिर कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से मैक्स की आवाज आती है, शान्या, ह्यूमे निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। शनाया ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, आ रहा हूं मैन, और बिना कुछ और कहे कॉल काट देती है। सिद्धार्थ की नजरें तेज हो जाती है। उसके शार्प कानों ने उस कॉल पर एक मर्द की आवाज पहचान ली थी। वो धीरे से खतरनाक अंदाज में पूछता है, ये कौन लातकथ? शनाया ने एक तीखी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, मिस्टर ओब्रे, अपनी फियोंसे पर ध्यान दीजिए, मुझ पाना है। इतना कहकर वो उठने लगती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ की आवाज गहरे, ऑलमोस्ट सदक्टिव लहजे में गूंजती है। आर यू जेलस? उसकी आवाज जैसे हवा में जहर घोल गई। शनाया का कदम रुक गया। उसका चेहरा पलभर को सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसकी सबसे कमजोर नस छू ली हो। शनाया पलटी। उसकी आंखों में अब न शर्म थी न शिकवा, बस एक खतरनाक ठंडक थी जो किसी तूफान से पहले आती है। वो सीधा सिद्धार्थ की आंखों में देखती है और ठहर ठहर कर एकदम तेज लहजे में कहती है, जो चीज़ शानिया कपूर का होती है वो हा कीमत पर असका हो जाती है, और जो असकी नाहे होती तारफ वो पालत का बाई नाहे देखी थी।
सिद्धार्थ कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने पास रखा अपना ब्लैक ट्रेंच कोट उठाया, स्टाइल से पहना और बिना पीछे देखे बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसकी आवाज़ में एक कातिल सुकून था। वो जानती थी कि ये चौथी मंजिल थी, लेकिन वो शानिया कपूर थी, जिसके लिए ऊंचाई मायने नहीं रखती, जिसके लिए डर एक खेल था और खुद को साबित करना उसका जुनून। वो बालकनी नेल पर एक पल को ठहरी और हवा में अपने बालों को उड़ने दिया। पीछे सिद्धार्थ बिना पल के झपकाए उस नज़ारे को देख रहा था, जैसे कोई शेरनी अपनी बेस्टरी से बाहर निकल रही हो, पर अपनी ताकत की गूंज पीछे छोड़कर शानाया ने एक नज़र बालकनी के किनारे से नीचे डाली और बिना एक पल गनवाए झट से कूद गई। सिद्धार्थ का दिल एक पल के लिए थमसा गया। शानाया! वो दौड़ता हुआ बालकनी तक आया, आंखों में डर, गुस्सा और बेचैनी का तूफान। लेकिन नीचे का नज़ारा देखकर उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई और फिर राहत की तरह निकल गई। नीचे! शानापा कपूर अपने कपड़ों की धूल झाड़ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने एक तेज नज़र ऊपर डाली और बालकनी पर खड़े सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर एक स्लो खतरनाक विक किया और वहां से चली गई। सिद्धार्थ अपनी दिल पर हाथ रखकर जैसे किसी तूफान को अपनी आंखों से गुजरते देखा हो, उस जाती हुई लड़की को देखता रहा और वो तूफान उसके अंदर कुछ उखाड़ गया हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक जज्बा था, ये लड़की मेरी जिंदगी या तो बर्बाद करेगी या बना देगी, पर मैं इसे जाने नहीं दूंगा। चाहे दुनिया जल जाए, शानाया कपूर ओबेरॉय बनेगी, चाहे प्यार से या जंग से। इधर शानाया बाहर आई। महल जैसे विला के सामने 5 लग्जरी कार्स लाइन में खड़ी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बॉडीगार्ड फुर्ती से आगे आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। शानाया बिना एक शब्द कहे अंदर बैठ गई, चेहरे पर वहीं आई डोंट केयर एटीट्यूड और आंखों में एक अनोखी तूफानी चुप्पी। दूसरी तरफ है सिद्धार्थ ओबेरॉय एक क्लासिक ब्लैक शर्ट और वॉच पहनकर सीढ़ियों उतर रहा था। हर कदम में एक राजा जैसी ठसक थी, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सोफे पर बैठी अमायरा पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। वो ठहरकर उसे घूरते हुए बोला, इसका क्यूच करना होगा। उसकी आवाज़ में कोई सी इमोशन नहीं था, बस एक ठंडापन, एक कैलकुलेशन। जैसे अमायरा अब उसके लिए एक इंसान नहीं, एक रुकावट बन चुकी थी। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो सिर्फ एक शिकारी की होती है, जब उसे पता हो कि अब शिकार का वक्त आ गया है। उसी शाम राजस्थान एक प्राइवेट जेट राजस्थान के एयरपोर्ट पर तेजी से लैंड हुई। जैसे ही जेट का दरवाजा खुला, तेज आंधी और धूल का तूफान चारों तरफ फैल गया। तेज हवाओं के बीच सबसे पहले शानाया बाहर निकली। ब्लैक ट्रेंच कोट में बाल खुले, आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस। उसकी चाल में वही बेमिसाल कॉन्फिडेंस था, जैसे हवा भी उसे छूने की हिम्मत न करे। उसके पीछे पीछे मैक्स और बाकी टीम के लोग भी उतरे, अपने अपने हैंडबैग्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस संभालते हुए। हवा इतनी तेज थी कि ग्राउंड स्टाफ को भी सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, पर शानाया बिना किसी डर या घबराहट के सिर सीधा किए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती चली गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैक्स उसके पीछे आया और हल्के में बड़बड़ापा, जैसे तूफान से उसका पुराना कोई रिश्ता हो। प्यार तूफान से भी डर नहीं लगता इसको। उसकी बात पर शानाया पलटी और बेहद ठंडी आवाज में जवाब दिया, डर सिर्फ कमजोर लोगों को लगता है। इतना कहकर वो तेजी से कार में बैठ गई। मैक्स पीछे से धीमे स्वर में बड़बड़ाया, कान यहाँ मशीन है, इतना धीरे भी बोलो तो डिटेक्ट कर लेते हैं। 5 कारों का वो भारी भरकम काफिला राजस्थान की वीरान हवाओं को चीरता हुआ वहां से निकल पड़ा। पूर्णविराम घंटे बाद कुछ ही सेकंड्स में पूरी टीम अपने अपने वाहनों में बैठ गई और फिर एक विशाल और भव्य महल के सामने 4 गाड़ियों आकर रुकी। महल की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। एक गार्ड आगे बढ़ा जैसे ही उसने कार का शीशा नीचे जाते देखा और सामने शानाया की आंखों से नजरें मिली। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। कौपती आवाज में बोल पड़ा, ब्राय रानी साहब। इतना ही बोला था कि पीछे से दूसरा गार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, सॉरी मैडम। फौरन भारी गेट खुलवाया और पूरी कारों का काफिला महल के अंदर चला गया। शानाया कार से उतरी, उसकी नज़र जैसे ही उस पुराने शाही महल पर पड़ी, एक पल को उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन बिना किसी झिझक के वो अपने तेज कदमों से आगे बढ़ी। पीछे से मैक्स और बाकी टीम पहले ही दूसरी दिशा में जा चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही शानाया महल के दरवाजे पर पहुंची, एक तेज रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाओ वहीं। शानाया के कदम थम गए। उसने अपनी नजरें सामने उठाईं। वहां खड़ी थी एक करीब 70 साल की रॉयल औरत, जिसने पारंपरिक राजस्थानी शाही लिबास पहन रखा था। बूढ़े चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में गुरूर अब भी जो था। तभी वहां राम जी आते हैं, हाथ जोड़े हुए, मगर आवाज में ठहराव और इज्जत दोनों थे। बुआ सा, ये हमारी बेटी है, शानाया, और राजस्थान की होने वाली रानी सा। उनकी बात सुनकर बुआ सा की आंखों में कुछ लम्हों का सन्नाटा छा गया।
उन्होंने शानाया को ऊपर से नीचे तक देखा। शर्ट पैंट और ऊपर से ब्लेजर। शानाया के पूरे लिबास में कोई पारंपरिक छाप नहीं थी, सिर्फ तेज आंखें और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। बुआ सा की आवाज़ अब नर्म नहीं तीखी थी। हमारे राजस्थान को एक रानी चाहिए, न कि कोई बिजनेसवुमन या अंग्रेजी शौक वाली शह कैलात की। शानाया ने एक सेकंड भी बिना हिचके उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो शायद अब वक्त आ गया है कि राजस्थान की परिभाषा भी बदले बुआ सा, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी होने वाली रानी नहीं बल्कि इस धरती की नई रेखा हूँ। शानाया एक कदम और आगे बढ़ती है, बुआ सा की आंखों में आंखें डालकर धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहती है। रानी वो नहीं होती जो सिर पर ताज रखकर घूंघट के पीछे छुप जाए। रानी वो होती है जो अपनी प्रजा की हिफाजत करने की ताकत रखती है, जो जरूरत पड़े तो तलवार उठा ले और वक्त आए तो इंसाफ भी दे सके। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़ी रहने वाली होती है रानी। महल के गलियारे एक पल के लिए सन्नाटे में डूब जाते हैं। बुआ सा की आंखों में हल्का सा कंपन आता है, लेकिन चेहरा अब भी कठोर बना रहता है। पास खड़े सेवक और बाकी सदस्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। शब्दों का जोर अच्छा है, लेकिन क्या तुम में वाकई राजघराने का लहू बहता है या सिर्फ शहर की जुबान? बुआ सा धीमे से कहती है। शानाया मुस्कुराकर जवाब देती है। लहू में आग भी है और संस्कार भी, और जहां तक बात है राजघराने की, आपका लहू शायद रिवाज निभाता है, मेरा लहू रिवाज बदलता है। मेवाती, जो दादाजी की बहन है, गुस्से में कुछ और कहने वाली थी, लेकिन तभी दादाजी की आवाज गूंजती है। मेवाती, हमारी पोती से बहस करना बंद करो, वह अभी आई है, उसे आराम करने दो। शानाया, तुम जाओ। दादाजी की आवाज में इतनी ताकत थी कि सभी चुप हो गए। शानाया ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे दादाजी की ओर एक नजर डाली, फिर वो धीरे से पलटते हुए महल के भीतर चली जाती है। महल का माहौल कुछ पल के लिए और सन्नाटे में डूब जाता है। मेवाती, जो पहले गुस्से में थी, अब कुछ शांत हो गई, लेकिन उनका चेहरा अब भी कठोर था। दादाजी की बातों ने सभी को चुप कर दिया, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। दादाजी अब मेवाती को गंभीरता से देखते हुए कहते हैं। तुम्हारी बातों में तो कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन याद रखो, इस घर की रानी वही होगी जो हमारी परंपराओं और ताकत को समझेगी, न कि बस दिखावे में रहेगी। मेवाती की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, मगर वह कुछ नहीं कहती और महल का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। शानाया कमरे के बाहर खड़ी थी जब एक सर्वेंट ने उसे इशारे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाने का संकेत दिया। वह चुपचाप अंदर चली गई, कमरे की विशालता को महसूस करते हुए। कमरे की सजावट और महल की भव्यता उसे चौंका देती है। कमरे की खिड़की के पास आकर शानाया बालकनी की ओर बढ़ जाती है और बाहर का दृश्य देखने लगती है। महल का हर कोना, हर दीवार और चारों ओर का नजारा बहुत ही सुंदर था। चांद की रोशनी महल के ऊपर से गिर रही थी और शानाया की आंखों में एक शांति सी बसी हुई थी। वह चांद को देखती हुई सोच में डूबी थी, तभी अचानक उसका फोन बजता है। शानाया ने फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आती है। बॉस, 2 दिन बाद कृति की शादी है। शानाया को यह सुनकर थोड़ी गहरी सांस आती है, जैसे वह किसी विचार में खो गई हो। वह कुछ पल चुप रहती है, फिर धीर से बोलती है, हाँ मुझे पता है। शानाया की आवाज में कोई भी हड़बड़ी या घबराहट नहीं थी, बस एक स्थिरता थी, जैसे वह इस सूचना को पहले से ही जानती थी और इसके लिए तैयार थी। फिर उसने फोन कट किया और अपनी नजरों को फिर से चांद पर टिका दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कृति की शादी, वह धीरे से कहती है। रात का समय था। राजस्थान के एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट ने लैंड किया। जेट से बाहर एक सख्त व्यक्तित्व वाला शख्स बाहर आया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ बढ़ा और सर झुकाकर कहा, राजा साहब, आपका राजस्थान में स्वागत है। उस शख्स ने सिर हिलाया और बिना कोई शब्द कहे कार में बैठ गया। वहां 10 से ज्यादा कारें और अत्यधिक सुरक्षा तैनात थी, जो उनके आने की अहमियत को साबित कर रही थी। अगले दिन महल के मुख्य हॉल में इस समय कई महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए थे। शानाया की बुआ सा, उनकी बेटी चंद्रिका, सीताजी, रामजी, रुद्रांश, दादाजी और दादीजी सब एक साथ बैठे थे। उनके सामने मेवाड़ के राजघराने के संजीव राठौड़ जी बैठे थे और उनके पास उनकी पत्नी राधा राठौड़ भी थी। सभी लोग महल के हॉल में बैठे थे। संजीव राठौड़ हंसते हुए कहते हैं, हमें नहीं लगता था राम तुम हमारी बेटी की शादी में आओगे। राम जी भी हंसते हुए जवाब देते हैं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, भला कौन ऐसा शख्स होगा जो अपनी बेटी की शादी में नहीं जाएगा। इस पर सभी लोग हंसी से झूम उठते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तभी अचानक सबको बूट्स की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग एक साथ ऊपर की ओर देखते हैं। वहीं सब लोग ऊपर से आते हुए शानाया को देख रहे थे। वह ब्राउन शर्ट पहने हुए थी, जिसमें 2 बटन ऊपर के खुले हुए थे, बाल खुले हुए थे और वह अपने फोन को हाथ में पकड़े हुए चलते हुए आ रही थी। वहीं महल में बैठी चंद्रिका, जो इस वक्त राजस्थानी लिबाज में थी, अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, हे राम, यह छोरी कौन है जो ऐसे कपड़े पहनकर हमारे महल में आ रही है। उसकी बात सुनते ही सभी की नजरें शानाया पर जम जाती हैं। चंद्रिका का सवाल गुस्से और ताने से भरा हुआ था, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। शानाया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी जवाब के अपनी नजरें सीधी रखे हुए थी, जैसे वह चंद्रिका के ताने से प्रभावित नहीं हुई हो। शानाया चंद्रिका को एक ठंडी नजर देती है, फिर उसकी नजर संजीव जी और राधा जी पर जाती है। वह उन्हें देखती हुई कहती है, अंकल आंटी, आप वही संजीव जी और राधा जी हैं। राधा जी और संजीव जी चौंक कर उसे देखते हैं। संजीव जी हैरानी से पूछते हैं, शान्या, तुम राम और सीता जी की बेटी हो? शान्या हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराती है और फिर गर्व से कहती है, हाँ वही हूँ।
उनकी बात पर संजीव जी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वह कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। राधा जी भी हैरान होकर शानाया को देखती हैं, लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कुराती है। संजीव जी शानाया से कहते हैं, कृति की शादी है, तुम तो ये जानती ही हो। शानाया सिर हिलाते हुए बस इतना कहती है, हाँ मुझे पता है। तभी उसका फोन बजता है। शानाया फोन उठाती है और सबको देखते हुए कहती है, मुझे एक जरूरी कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। वह बिना किसी रुकावट के फोन को कान के पास लगाती है और चलते हुए बाहर की ओर बढ़ जाती है। उसकी आंखों में गहरी सोच और आत्मविश्वास की झलक होती है। उसके कदम तेज होते हैं, जैसे वह किसी मिशन पर जा रही हो जहां हर कदम महत्वपूर्ण हो। इस बीच संजीव जी और राधा जी एक दूसरे को देखकर चुप रहते हैं। उनकी आंखों में कई सवाल होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। शानाया तेज कदमों से बाहर आती है और बिना किसी देरी के सीधा कार में जाकर बैठ जाती है। कार राजस्थान की सुनसान और फैली हुई सड़कों पर दौड़ने लगती है। रात की हवा शानाया के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक मंजिल पर टिकी थीं। इस बार शानाया ने अपने साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं लिया था। वो अकेली थी और शायद जानबूझकर। करीब 2 घंटे के सफर के बाद कार एक बेहद आलीशान और हाई सिक्योरिटी कंपनी के बाहर रुकती है। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द पर्ल। शानाया कार से उतरी, अपनी जैकेट को जरा ठीक किया और एक तेज निगाह उस इमारत पर डाली जैसे उसकी हर ईंट को पहचानती हो। बिना किसी से कुछ कहे वो सीधे उस प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गई जो सिर्फ वीवीआईपी एंट्री के लिए थी। शानाया लिफ्ट से सीधे द पर्ल ग्रुप के टॉप फ्लोर पर पहुंची। उसके कदमों में वही ठहराव था जो एक शेरनी की चाल में होता है। जैसे ही दरवाजा खुला, वो तेजी से कैबिन के अंदर गई और बिना एक पल रुके सीधे जाकर सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी मौजूदगी ही सत्ता का एहसास करा रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ढक। दरवाजा खुला और अंदर मैक्स, करण, युवराज और कृति दाखिल हुए। सभी की आंखें शानाया पर टिकी थीं, लेकिन उसकी नज़र सीधी सामने ठंडी, मजबूत और बगैर किसी भाव के। शानाया ने एक नज़र युवराज पर डाली और धीमे लेकिन हुकूमत भरे लहजे में बोली, यूवी, हर जगह की सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट करो। अब कोई कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहां हमारी नज़र न हो। युवराज ने बिना देरी किए कहा, यस बॉस। उसने अपनी टैबलेट खोल ली और तुरंत सिक्योरिटी अपडेट्स पर काम शुरू कर दिया। फिर शानाया ने करण की तरफ देखा। उसकी नज़रों में सख्ती थी। करण, मल्होत्रा फैमिली के पुराने गाइस को हटाओ, वहां सिर्फ क्वीन के गार्ड्स होंगे और शाही महल की सिक्योरिटी भी पूरी तरह से बदलो। करण थोड़ा झुंझलाकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, बॉस, पहली बात, मल्होत्रा फैमिली के वो जानवर जैसे गार्ड्स को हटाना ही बहुत मुश्किल था। अब शाही महल, वहीं के गाइंस की सांसों में भी लॉयल्टी बसती है। शानाया ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से जरा झुकते हुए धीरे से लेकिन सख्त आवाज में कहा, करंट लॉयल्टी मेरी होनी चाहिए, महल की नहीं। अगर कोई महल या परिवार मेरे साय में है तो उसकी हर दीवार मेरी है। कमरे का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। सबको पता था बॉस अब मूड में थी। मैक्स ने तुरंत अपने सिस्टम पर काम शुरू कर दिया और बोला, बॉस, मल्होत्रा गाइंस की जगह हमारे लोग पहुंच रहे हैं। शाही महल की सिक्योरिटी रिप्रोग्राम कर दी गई है। अब हर रिपोर्ट सीधा हमें मिलेगी। शानाया ने अपनी आंखों को तेजी से मोड़ा और पूरे कमरे पर एक नज़र घुमाते हुए बेहद सख्त लहजे में पूछा, द्रोही अदिति कहाँ है? उसने जैसे ही ये कहा, तभी बाहर से ठहाकों और ऊंची आवाजों के साथ 2 लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। दरवाजे से उनके आने की दारू और सिगरेट की तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। रूही, जिसने एक रेड शिमली शॉर्ट ड्रेस पहना था, पूरी तरह बेफिक्र हाई हील्स में डोलती हुई अंदर आई। वहीं अदिति नीली बॉडीकॉन में उसकी पीछे पीछे हंसती हुई आई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, रूही ने अदिति के गालों पर तेज किस किया और जोर से बोली, माय बेब, माय सोना। फिर दोनों बिना किसी लिहाज के सीधे जाकर सफेद लेदर के सोफे पर धप से फैल गई। कमरे में बैठी टीम करण, युवराज, मैक्स, कृति कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबने एक दूसरे को देखा, वहां कोई भी। शानाया की नज़र अब उन दोनों पर जम चुकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जैसे किसी को जिंदा निगलने वाली हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। बर्बादी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इसी सन्नाटे में मैक्स ने धीरे से करण की ओर झुककर फुसफुसाया, तू ही था ना जो इन्हें लड़ने से रोक रहा था? देख लिया, जिस गाल पर थप्पड़ पड़ा था अब उस पर किस हो रहा है, और अगर तू वहां रहता तो तुझे घूंसे पड़ते भाई। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंखें मसल लीं, क्योंकि वो जानता था अब अगर शानाया फूटी तो पूरा सिस्टम हिलेगा। शानाया अब भी उन्हें घूर रही थी, चुप, लेकिन हर सेकंड में उसकी खामोशी और खतरनाक होती जा रही थी। और जब शेरनी खामोश हो तो समझो तूफान बहुत पास है। रूही ने अचानक माहौल को महसूस किया और धीरे से फुसफुसाई, बेबी, यहाँ इतनी शांति क्यों है? अदिति, जो पूरी तरह उससे चिपकी हुई थी, मुस्कराते हुए बोली, क्योंकि बॉस नहीं है यहाँ, वरना अब तक चीख चीख कर हमारे कानों के पर्दे फाड़ देती। उसका लहजा हल्का था, लेकिन वो पूरी तरह बेखबर थी कि तूफान पहले ही कमरे में दाखिल हो चुका है। तभी एक सर्द जानलेवा सन्नाटा कमरे में फैल गया। सबकी सांसें थम गईं। मैक्स, करण, युवराज और कृति सबने धीरे धीरे एक ही दिशा में देखा। शनाया। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो पत्थर को भी राख कर दे। फिर उसकी आवाज गूंजी, एक ठंडी, गहराई भरी, दिल दहला देने वाली आवाज, गो अच्छा। इतना कहते ही जैसे पूरा कमरा बर्फ बन गया हो। ऐसी नहीं, उसकी मौजूदगी से ठंडक फैल रही थी।
रूही और अदिति, जो अभी तक आराम से एक दूसरे से चिपके थे, अब जैसे किसी करंट से झटके में अलग हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। शौक, डर, पछतावा सब एक साथ उनकी चेहरे पर आ गया। शनाया अब धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी, उसकी हील्स की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। जग जग जग। हर कदम के साथ डर का ग्राफ बढ़ता गया। तुम्हें लग रहा था मैं यहाँ नहीं हूँ, है ना? उसकी आवाज़ अब जहर जैसी लग रही थी, धीमी पर घातक। रूही ने बोलने की कोशिश की, बस वो तो हम, पर उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। शराब। एक ही शब्द ने कमरे की पूरी हवा को थमा दिया। रूही और अदिति की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थीं। शानाया की आंखों में वो गुस्सा था जो किसी को भी जमीन में गाड़ सकता था। शानाया एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली, मैंने तुम दोनों को यहाँ काम के लिए बुलाया था, ना कि क्लब्स में जाकर पार्टी करने के लिए।